और कैसे हैं आप सब। आई होप छुट्टी बहुत अच्छे से बीत रही होगी। बस छुट्टी ख़त्म होने ही वाली है, स्कूल ओपन होने वाले हैं। तो दोस्तों जम के मज़ा लो छुट्टी का, फिर जम के पढ़ाई भी करो। ये हमारी वीडियो कक्षा 10 की साइंस चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पर चौथी वीडियो है बच्चों। चौथी वीडियो के साथ हम आपको आगे का कुछ बताएंगे। पीछे हम लोग कल पढ़ रहे थे, पीछे की वीडियो पार्ट 3 में हम आपको बताए थे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। सिर्फ नाम बताए थे, 4 प्रकार की होती हैं। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, 5 प्रकार की होती हैं। संयोजन अभिक्रिया जिसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगली 5वीं नंबर है अपचयन एवं उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो दोस्तों इसमें कुछ थोड़ा थोड़ा बताया गया था। अब हम आपको एक एक करके डिटेल में समझाएंगे। जैसे कि पहली अभिक्रिया के बारे में हम पीछे के वीडियो में समझा चुके थे, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया अच्छे से समझाए थे, जिसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब एक सरसरी निगाह से अगर बताया जाए तो 2 या 2 से अधिक अभिकारकों से एक नया उत्पाद बनता है, एक नया पदार्थ बनता है अभिक्रिया के बाद, तो उसी को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। मतलब जितने रिएक्टेंट लिए जाएं सब जुड़कर अभिक्रिया में सब जुड़ जाएं और एक नया पदार्थ बना लें, उसको हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिया गया था। आगे हम चलते हैं और बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो दोस्तों अभी हम 5 प्रकार की अभिक्रिया के बारे में पढ़ रहे थे। पहली पढ़ चुके हैं संयोजन अभिक्रिया। अब उसमें ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो हम इसमें फर्स्ट नंबर पढ़ेंगे। पहली अगर अभिक्रिया पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों? ऐसी अभिक्रिया जिसमें रिएक्शन के बाद, अभिक्रिया होने के बाद, रिएक्शन होने के बाद जब ऊष्मा क्या होती है, निकलती है, ऊष्मा निकले, मतलब वह अभिक्रिया जिसमें रिएक्शन के बाद, रिएक्शन के पश्चात ऊष्मा निकले, तो उसको हम कहते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। आइए डिफिनीशन देखते हैं। वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है, अभिक्रिया हो रही है, वो उत्पाद बन रहे हैं, उत्पाद बनने में ऊष्मा निकल रही है, तो उसको कहते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक दोस्तों, आगे कुछ एग्जाम्पल वगैरह हैं, हम आपको अच्छे से देकर समझाते हैं। तो दोस्तों ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया को जिसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, इसके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स के बारे में हम देखेंगे, जानेंगे, जो कि एग्जाम में आने की बहुत संभावना होती है। जैसे कि प्राकृतिक गैसों का दहन एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। प्राकृतिक गैसों का दहन एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। मतलब क्या हुआ? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दे के समझो। जैसे कि मीथेन गैस CH4, मीथेन का सूत्र है CH4 प्लस O2। किसी चीज़ का दहन होता है तो वो ऑक्सीजन के साथ होता है। जब तक ऑक्सीजन नहीं होगी तब तक किसी चीज़ का दहन नहीं होगा, कंबशन नहीं होगा दोस्तों। इससे हमें मिला CO2, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, जल मिला प्लस ऊष्मा।
ऊष्मा का मतलब एनर्जी या हीट, या कहा जाए हीट ही कह सकते हैं। ऊष्मा, ऊष्मा एक तरह की एनर्जी भी है, हीट एनर्जी। तो देखिए ये मीथेन गैस है, मीथेन गैस के फॉर्म में ली गई, ये भी गैस के फॉर्म में, ये मिला गैस के फॉर्म में, ये पानी भी ये गैस के फॉर्म में मिला, ये ऊष्मा निकल रही है। गैस का मतलब वाष्प मिला, वाष्प, जल वाष्प, ठीक। ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन CH4 से ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराई गई तो इसका दहन हुआ, तो इससे हमें जो प्रोडक्ट मिला, उत्पाद CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, गैस के फॉर्म में, गैस है ये। और H2O किस फॉर्म में मिल रहा है? वाष्प के रूप में, न कि लिक्विड के, वाष्प के रूप में, वाष्प इसीलिए G लिखा है छोटा सा। फिर उसमें से क्या निकल रही है? ऊष्मा निकल रही है। क्या निकल रही है? ऊष्मा। अब ये नहीं बताया गया कितने कैलोरी की ऊर्जा निकल रही है, बस ऊष्मा निकल रही है। तो ये जिस इधर अगर लिखा जाए ऊष्मा, प्रोडक्ट की तरफ ऊष्मा अगर लिख दिया जाए तो समझ लो कि ऊष्मा निकल रही है। और वो कैसी अभिक्रिया है? एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और दूसरा उदाहरण ये है दोस्तों, दूसरा है जैसे कि श्वसन क्रिया करना। श्वसन क्रिया, इसमें भी ये भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जब हम सांस इनहेल करते हैं, अंदर खींचते हैं, तो तमाम तरह की गैसें हमारे अंदर जाती है फेफड़ों में, फिर वहाँ से फिल्टर होकर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में ब्लड वेजल्स में मिलकर हमारे हर पार्ट में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो फिर हम जब सांस को एक्सहेल करते हैं, एक्सहेल का मतलब छोड़ते हैं, बाहर की ओर छोड़ते हैं, तो और सारी चीज़ें, गैसें जो गई हैं वो सारी गैसें निकलती हैं सांस के थ्रू, और जितनी ऑक्सीजन बच जाती है, जितनी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है, वो भी निकलती है हमारी एक्सहेल करने से, सांस एक्सहेल करने से ब्रीथ इन या ब्रीथ आउट। तो हम जब सांस छोड़ते हैं तो और सारी गैसों के साथ ऑक्सीजन भी बाहर निकलती है, तो उनके साथ गर्म गर्म हवाएं निकलती हैं। गर्म मतलब ऊष्मा के रूप में ये गैस, ये सांस हमारी जब छोड़ते हैं तो गर्म होती है, तो ये क्या होती है, इसके साथ ऊष्मा भी निकलती है। तो ऊष्मा निकली तो उसको हम क्या कहें? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो श्वसन एक प्रकार क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो दोस्तों ये हमारा इसका एग्जाम्पल है जो क्रियाएं होती हैं हमारे अंदर, जैसे कि ग्लूकोज, देखते चलो, C6H12O6, ये कहाँ पे? एक्वा सोल्यूशन के रूप में होता है, घुला हुआ होता है पानी में, प्लस O2 गिब्स। इससे हमें जब ये अभिक्रिया हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड बना गैस के फॉर्म में, प्लस जल H2O, और फिर प्लस ऊर्जा। अब वो ऊर्जा निकली, चाहे ऊष्मा के रूप में हो और चाहे और किसी के रूप में हो, कई तरह की ऊर्जाएं होती हैं। तो ये ऊर्जा हमें यहाँ पे किस रूप में मिलेगी? हीट एनर्जी के रूप में। किस रूप में? हीट एनर्जी, ऊष्मा के रूप में। तो दोस्तों ये ग्लूकोज का सूत्र है, ग्लूकोज का, ऑक्सीजन का, इसको हम बैलेंस कर देते हैं। अब ये हमारा पूरा समीकरण क्या है? बैलेंस हो गया है। तो दोस्तों इसको हम देखते हैं का पहला एग्जाम्पल था मीथेन के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया, तो इसका दहन हुआ, दहन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल का वाष्प मिला और ऊष्मा निकली। और दूसरा सॉरी, यहाँ पे 6 होगा, क्योंकि अगर 2 से करेंगे तो 2 2 4 ही होगा, 4 और 6 4 10, और फिर ये बैलेंस नहीं हो पाता। तो देखिए 6 दूनी 12, 12 6 18। अब हम इसको यहाँ पे 6 से गुणा कर देंगे,
और 6 यहाँ पे करेंगे, मतलब 6 2 जा 12, फिर 12 6 18, 6 2 जा 12, 12 में 6 जोड़ दिए 18, तो 18 ऑक्सीजन बराबर हो गए और सारी चीज़ें बैलेंस हैं। तो दोस्तों ये दो एग्जाम्पल थे जो ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल थे। दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत ही तगड़े एग्जाम्पल हैं। तो दोस्तों हमारा दूसरा रिएक्शन है, दूसरी अभिक्रिया है ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, शोषी का मतलब सोखना, सोखना का मतलब एब्जॉर्ब करना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें हम अभिक्रिया कराने के लिए ऊष्मा देंगे, ऊष्मा दें, जिसमें अभिक्रिया कराने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है, उसको हम कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो देखते हैं इसका डिफिनीशन देखते हैं। वे अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। बहुत सारे, ये तो हम इतने एग्जाम्पल आपको देते हैं, जैसे है Ca CO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसको अभिक्रिया कराने के लिए इससे बना CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, ये अभिक्रिया हुई कैसे? कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड बना कैसे? तो बना इस तरह कि इसकी पूरी हम जब जानकारी लेंगे तो हमें क्या करनी पड़ेगी अभिक्रिया कराने के लिए? डेल्टा का मतलब ऊष्मा, हीट देनी पड़ेगी। क्या? हीट देनी पड़ेगी, ऊष्मा। तो ऊष्मा देंगे तब जाके ये अभिक्रिया होगी, ये टूटेगा दो में, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों ये हमारा एग्जाम्पल था जो बहुत ही अच्छा था, छोटा सा, सबको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हमारी अगली जो नेक्स्ट अभिक्रिया है, अगली अभिक्रिया है वो है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, जिसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो दोस्तों इस अभिक्रिया में पहले हम कुछ सिंपल वर्ड में आपको समझाते हैं। इस अभिक्रिया में एक सिंगल रिएक्टेंट, एक सिंगल अभिकर्मक के रूप में जो किसी को लिया जाए, एक अभिकर्मक, सिंगल अभिकर्मक जो यौगिक के फॉर्म में हो, तो उसको जब अभिक्रिया कराएंगे तो उससे वियोजित होकर या उसका वियोजन होगा या उसका अपघटन होगा। अपघटन होने के बाद दो या उससे अधिक उत्पाद बनेंगे, दो या उससे अधिक उत्पाद बनेंगे, तो उसको हम कहेंगे क्या? वियोजन अभिक्रिया। मतलब किसी भी अभिक्रिया में एक सिंगल रिएक्टेंट, एक सिंगल अभिकर्मक से दो या अधिक उत्पाद बन जाएं तो उसको हम क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। अपघटन का मतलब टूट जाना। तो आइए अब डिफिनीशन पढ़ते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वह अभिक्रिया जिनमें एकल का मतलब सिंगल रिएक्टेंट, अभिकर्मक या अभिकारक, वियोजित या टूटकर या विघटित होकर दो या अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं? विघटन अभिक्रिया कहते हैं या विघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी सिंपल सी डिफिनीशन। आगे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। आइए हम एग्जाम्पल देते हैं अच्छा सा। वियोजन अभिक्रिया हम पढ़ चुके। अब ये अभिक्रिया जो है कई प्रकार की होती है। वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती हैं। हम इनको अलग अलग अब डिटेल में पढ़ेंगे। तो वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती हैं। पहली अभिक्रिया है ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया जिसको हम कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। दूसरी है प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, मतलब फोटोलिसिस रिएक्शन। तीसरा है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। इसको अगर सिंपल वे में हम जाने तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाते हैं,
मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें हम ऊष्मा देकर दो या दो से अधिक पदार्थों में, किसी यौगिक को दो या दो से अधिक पदार्थों में, सरल पदार्थों में क्या कर दें, तोड़ दें या विघटित कर दें, है ना, तो वो होता है ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। तो दोस्तों आइए चलते हैं एग्जाम डिफिनेशन की ओर। इसमें वियोजन का मतलब टूटने की क्रिया ऊष्मा के द्वारा होती है। ठीक, ऊष्मा देकर हम किसी चीज को वियोजित करते हैं, तोड़ते हैं, तो वो होती है ऊष्मीय वियोजन। ठीक, या कहेंगे ऊष्मीय अपघटन। तो इसका एग्जाम्पल हम देते हैं दोस्तों ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया की। ऊष्मीय अपघटन जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, इसको हम लेते हैं सॉलिड के फॉर्म में, फिर इससे हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी किस में मिलता है, सॉलिड फॉर्म में, ठोस अवस्था में, और इससे क्या मिलता है, और दूसरा प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में। तो हम इसको क्या करें, तो हम पढ़ रहे हैं ऊष्मीय अपघटन। अब इसकी हम अभिक्रिया कैसे कराएंगे, ऊष्मा देकर। तो हम दिए ऊष्मा हीट जब इसको गर्म किए तो ये सॉलिड फॉर्म में था, अब उसमें से गैस निकली, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस निकली और बाकी बचा कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये दो अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग उत्पाद के रूप में मिले। एक सिंगल यौगिक से दो अलग अलग उत्पाद बने, सरल पदार्थों में टूट गया, उसको कहते हैं ऊष्मीय अपघटन। ठीक, ये हमारा एग्जाम्पल था। तो दोस्तों इसी तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपको टेक्स्ट बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। आपको सिर्फ हमारे बताने का ये मकसद है कि आपको टॉपिक समझ में आनी चाहिए। एग्जाम्पल तो आप लोग बहुत सारे देखोगे। अगला है दूसरा नंबर, विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन को कहते हैं विद्युत अपघटन भी कहते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें ऊष्मा विद्युत के रूप में प्रदान की जाती है। मतलब इसमें भी तो ऊष्मा देते हैं, लेकिन वो क्या फॉर्म होता है, इसमें विद्युत अपघटन कराया जाता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी देकर, करंट देकर, तो इसमें ऊष्मा जो है विद्युत के रूप में दी जाती है अभिक्रिया कराने के लिए। तो अभिक्रिया कराने के लिए वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया कराने के लिए विद्युत के रूप में ऊष्मा दी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत वियोजन अभिक्रिया या विद्युत अपघटन। मतलब कोई पदार्थ को विद्युत विद्युत प्रवाह करके उसको तोड़ दिया जाए, उसका विघटित कर दिया जाए, तो उसको हम कहते हैं विद्युत अपघटन। तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम, जल्दी से फटाक से देखकर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि जल है हमारा, जल सब लोग जानते हैं, जल का जो सूत्र होता है H2O। जल है सिंपल, छोटे छोटे बच्चे जानते हैं जल का सूत्र H2O। H2O से अगर हम अभिक्रिया कराना चाहें तो इससे हमें दो सरल पदार्थ मिलेंगे, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। दो गैस के रूप में मिली, एक हाइड्रोजन गैस मिली, एक ऑक्सीजन गैस मिली। तो ये टूटा कैसे, मतलब अभी तो ये एक यौगिक था, कंपाउंड, अब यौगिक से दो सरल पदार्थ अलग अलग एलिमेंट में टूट गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ये जब हम पढ़ रहे हैं विद्युत अपघटन, क्या पढ़ रहे हैं, विद्युत अपघटन अभिक्रिया।
तो हम क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह कराएंगे, विद्युत प्रवाह कराएंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इसको देंगे, विद्युत धारा इसमें प्रवाह कराएंगे। तो H2O, तो ये विद्युत किस रूप में देंगे, ऊष्मा के रूप में। तो ये जाके विघटित होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। अब इसको हम बैलेंस कर देते हैं, बैलेंस नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, और यहाँ पे तो ये 2 ऑक्सीजन 2 दूना 4, 2 दूने 4, बैलेंस हो गया। तो ये हम पढ़ चुके विद्युत अपघटन अभिक्रिया। बहुत सारे एग्जाम्पल है दोस्तों, आप लोग टेक्स्ट बुक से, अगर टेक्स्ट बुक होगी तो आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो हम अब जब प्रैक्टिस करवाएंगे तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस करवाएंगे अगली वीडियो में। तो दोस्तों अगली अभिक्रिया हम देखते हैं प्रकाशीय वियोजन या प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। तो प्रकाश अपघटन अभिक्रिया से आपको क्या समझ में आता है, जैसे कि हम पीछे की अभिक्रियाओं के बारे में पढ़े हैं, पीछे की अभिक्रिया पढ़ चुके हैं कि विद्युत अपघटन, ऊष्मीय अपघटन, इन सब के नामों से अपघटन का मतलब वियोजन या अपघटन। चलो देखते हैं, पढ़ रहे हैं प्रकाशीय अपघटन। आसान, प्रकाश अपघटन, सिंपल तरीके से आप अगर समझें तो अभी हम पढ़ रहे थे विद्युत अपघटन और पढ़े थे, अभी पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश अपघटन, उससे पहले पढ़े थे ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन से अपघटन का मतलब टूट जाना, टूटना या तोड़ना, ठीक। तो ऊष्मीय अपघटन का मतलब ये समझ में आता है कि जिसमें ऊष्मा देकर तोड़ा जाए, और विद्युत अपघटन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी देकर तोड़ा जाए किसी चीज़ को। अब प्रकाश अपघटन जिसमें फोटो का मतलब लाइट, जिसमें प्रकाश द्वारा किसी चीज़ का विघटित किया जाए या अपघटित किया जाए, उसको हम क्या कहेंगे, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। जैसे कि सिंपल सी लैंग्वेज में डिफिनीशन है, जब वियोजन की क्रिया के लिए ऊष्मा प्रकाश के द्वारा प्रदान की जाती है। ऊष्मा किसके द्वारा, प्रकाश के द्वारा। प्रकाश भी तो एक तरह की ऊर्जा है, एनर्जी है, लाइट एनर्जी। तो वो लाइट एनर्जी किस फॉर्म में दी जाए, ऊष्मा के रूप में। जैसे कि सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का होकर सिल्वर मेटल बनाता है ना। तो जैसे सूर्य का प्रकाश दिए तो सिल्वर क्लोराइड का रंग बदल जाता है, वो क्या बनाता है, सिल्वर मेटल बना लेता है। तो मतलब क्या हुआ कि हम प्रकाश दें, प्रकाश ऊष्मा के रूप में दें, तो उससे जो अपघटन होता है उसको कहते हैं प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। तो इसके एग्जाम्पल के बारे में हम देख लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाए। जैसे कि अभी बताया गया था सिल्वर क्लोराइड, तो उसको हम कहते हैं AgCl। क्या कहते हैं, AgCl। इसको हम सॉलिड फॉर्म में लिए। अब यहाँ से हम इस पर सूर्य का प्रकाश डालें, सूर्य का प्रकाश इस पर डाले, तो इससे जो अपघटन हुआ, सिल्वर अलग हो गया Ag, और Cl का मतलब क्लोरीन अलग हो गया Cl2, क्लोरीन गैस। और सिल्वर क्या बना, मेटल हमेशा सॉलिड होते हैं, ठीक। तो प्रकाश देकर हम सिल्वर क्लोराइड को सिल्वर और क्लोरीन में तोड़ दिया, तो ये हुआ प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। तो दोस्तों ये हमारी टॉपिक जो थी तीनों की, ये ख़त्म हो गई, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया,
ये 3 प्रकार की होती हैं। पहला है ऊष्मीय अपघटन पढ़ चुके, विद्युत अपघटन पढ़ चुके, प्रकाश अपघटन पढ़ चुके। अब हम चलते हैं तीसरी अभिक्रिया की ओर। जो तीसरी अभिक्रिया है हम उसके बारे में बताते हैं। तो आइए हम तीसरी अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। तीसरी अभिक्रिया का नाम जो है विस्थापन अभिक्रिया है, डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दोस्तों इसको हम सिंपल वे में समझते हैं। जैसे कि विस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ अपने यौगिक से किसी दूसरे पदार्थ के द्वारा हटा दिया जाए, उसकी जगह पे कोई दूसरा पदार्थ आकर जुड़ जाए, उसको हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। उसका विस्थापन हो जाता है। वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक में से हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लेता है, उसको हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। मतलब किसी एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के द्वारा, किसी एक तत्व का दूसरे तत्व का उसके यौगिक से विस्थापित हो जाना, कर देना। मतलब ऐसे समझा जाए तो जो पहले से यौगिक में तत्व है, कोई दूसरा उससे मोर रिएक्टिव एलिमेंट आ गया, तो वो उससे जब अभिक्रिया होगी तो कम रिएक्टिव एलिमेंट जो यौगिक में मौजूद है उसको हटा देगा। वो अपनी अभी तेजी से अभिक्रिया करेगा जिससे वो हटेगा और उसकी जगह वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट आकर जुड़ जाएगा और वो रिप्लेस हो जाएगा या डिस्प्लेस हो जाएगा या विस्थापित हो जाएगा। तो उसको हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, तो जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है विस्थापन अभिक्रिया का। तो दोस्तों जल्दी से चलते हैं कोर्सेज की ओर, कोर्सेज तेजी से ले चलते हैं। तो हमारा जो उदाहरण है विस्थापन अभिक्रिया का, जैसे कि कॉपर सल्फेट है, जैसे Cu। कॉपर सल्फेट को हम CuSO4 से लिखते हैं। यह है एक्वस सॉल्यूशन के रूप में लेते हैं इसको, पानी में घुला हुआ, और फिर आयरन से अभिक्रिया कराते हैं। क्या? आयरन से। Fe जो है लोहा, ये सॉलिड फॉर्म में है। अब इसकी अभिक्रिया हुई, अभिक्रिया होने के बाद ये जो आयरन है, आयरन जो है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है कॉपर से ज़्यादा। कॉपर कम रिएक्टिव है और ये ज़्यादा रिएक्टिव। तो इससे जब अभिक्रिया होगी तो ये जो है, ये जब इस यौगिक से अभिक्रिया करेगा तो ये सल्फेट आयन के साथ ये बहुत तेज़ी से रिएक्ट कर लेगा। तो ये इसके साथ फेरस सल्फेट बनाएगा, FeSO4। ये इसके साथ अभिक्रिया करके बना लेगा और ये जो है अपनी यौगिक से विस्थापित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विस्थापित हो जाएगा। तो ये अलग हो जाएगा, Cu बचेगा, कॉपर इस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में बचेगा। फेरस सल्फेट ये एक्वस सॉल्यूशन के रूप में मिलेगा। तो दोस्तों हम देख रहे हैं एग्जांपल में कि ये फेरस, आयरन, लोहा जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए कॉपर को उसके यौगिक से हटा दिया, उसकी जगह खुद ले लिया। तो मतलब कॉपर का विस्थापन हुआ, एक चीज़ का विस्थापन हो रहा है और कॉपर का, किसके द्वारा? लोहा के द्वारा। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। बहुत सारी एग्जाम्पल हैं, जैसे कि एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, कॉपर सल्फेट। दूसरा है कॉपर सल्फेट का अब की करा दें जिंक से, Zn, ये भी क्या है? घुला हुआ है, Aq। अब जो है जब अभिक्रिया हुई तो जिंक भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये क्या करेगा? सल्फेट आयन के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्ट करेगा। तो ZnSO4 जिंक सल्फेट बनाएगा एक्वस सॉल्यूशन पानी में, और कॉपर को क्या करेगा? अलग कर देगा, ये मेटल धातु के रूप में अलग हो जाएगा। ठीक, ये दो अभिक्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं दोस्तों। तो इससे आपको विस्थापन अभिक्रिया बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, आई होप। आगे चलते हैं। तो दोस्तों अगली हमारी जो अभिक्रिया है चौथे नंबर की, द्विविस्थापन अभिक्रिया। पहले तो हमें भी विस्थापन अभिक्रिया पढ़े थे। इसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से, उसके यौगिक से रिप्लेस हो जाता है,
मतलब डिस्प्लेस हो जाता है, विस्थापित हो जाता है, तो उसको हम विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। और इसमें द्विविस्थापन, इसका मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट। द्वि का मतलब, इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि इसमें दो दो तत्वों का, दो अलग अलग तत्वों से उसके उनके यौगिकों से विस्थापन होगा। तो मतलब आइए हम चलते हैं डिफिनीशन की ओर। इस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह, जिनको कहा जाए आयन, आयन दो होते हैं, एक प्लस और या एक माइनस, का आपस में आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है, तो उसको हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि हम एग्जांपल दिए गए हैं छोटा सा, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस AgNO3 गिव्स, अब Ag यहाँ पे है सिल्वर, यहाँ पे है सोडियम। अब क्या होगा? सोडियम जो है Ag को रिप्लेस करेगा, डिस्प्लेस करेगा, और Ag जो है उस सोडियम को उसके यौगिक से डिस्प्लेस करेगा, विस्थापित करेगा। मतलब इसका ये यौगिक है, इसका ये यौगिक है, सोडियम का ये वाला यौगिक और सिल्वर का ये वाला यौगिक। तो जब ये आपस में रिएक्ट करे तो सोडियम जो है इसके साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करेगा, तो सोडियम की वजह से ये अपने यौगिक से विस्थापित हो जाएगा। और फिर जब ये रिएक्ट करेगा इसके साथ, तो ये सिल्वर जो है क्लोरीन के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्शन तेजी से रिएक्ट करेगा, इससे तेजी से, तो इसकी वजह से ये सोडियम अपने यौगिक से विस्थापित होगा। तो इसलिए दो अलग अलग यौगिकों से दो अलग अलग तत्व अपने यौगिक से विस्थापित हो रहे हैं, इसलिए जिसमें दो अलग अलग तत्व अपने यौगिकों से दो अलग अलग तत्वों से विस्थापित होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। दोस्तों अच्छे से समझ में आया होगा। आगे और हम एग्जाम्पल देते हैं एक दो, जिनसे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल है हमारा, अगला एग्जाम्पल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, उसको हम देखेंगे। जैसे कि AgNO3 प्लस KCl, ये दो अभिकर्मक हुए, और इन दोनों से दोस्तों, जैसे AgNO3 इसको कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। KCl पोटेशियम का सिंबल है K, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड। तो दोस्तों जब सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड का की अभिक्रिया कराएंगे, तो यहाँ से बनेगा Ag जो है पोटेशियम से, सिल्वर जो है पोटेशियम से विस्थापित होगा, तो आके Ag की जगह पे पोटेशियम जुड़ेगा, KNO3। क्या जुड़ा? KNO3। और फिर अगला उत्पाद जो है, ये पोटेशियम सिल्वर से जो है विस्थापित होगा, तो ये हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड AgCl। तो दोस्तों इससे आपको और अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम अगली अभिक्रिया के बारे में चलते हैं, 5वें नंबर। तो दोस्तों हमारी ये 5वें नंबर की अभिक्रिया है अपचयन एवं उपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन एवं उपचयन, इसमें दो अभिक्रियाएं मिक्स हुई हैं। तो उपचयन एवं अपचयन, तो सब हम अलग अलग इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया होती क्या है? हम इसको ऐसे बोलते हैं, डिफिनीशन दोस्तों एग्जाम्पल लिख के हम दे देंगे, डिफिनीशन हम ऐसे ही ओरल बोल देते हैं। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि जैसे कि हम अगर कहें कि ऑक्सीकरण, इसको हम एक तरह से और कह सकते हैं ऑक्सीकरण, मतलब इसको हम अगर दूसरे नाम से जानना चाहें तो ये कह सकते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण से अब हम ये समझ सकते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन
इसका मतलब ये हुआ कि वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थों में जिस अभिक्रिया हो रही है, तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से क्या जोड़ रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा हो, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जोड़ रही हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया। तो डिफिनीशन लिख देते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन जुड़े, या तो कह दिया जाए ऑक्सीजन जुड़े, मतलब ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन क्या हो, जुड़े, या तो कह दिया जाए, इस तरह कह दिया जाए कि हाइड्रोजन क्या हो, निकले, हाइड्रोजन का ह्रास हो, हाइड्रोजन का ह्रास, क्षय जिसको कहा जाता है, निकले, या तो और दूसरे सिंपल लैंग्वेज और दूसरे लैंग्वेज में अगर हम समझें तो पदार्थ से इलेक्ट्रॉन क्या हो, निकले, इलेक्ट्रॉन निकले। तो ये होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। एक डिफिनेशन में 3 तरह से हम समझ सकते हैं दोस्तों, अगर देखा जाए तो एक डिफिनेशन, एक चीज को हम 3 तरह से कह रहे हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन जुड़े, या तो ऑक्सीजन जुड़ रही हो तब हम उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन या उपचयन अभिक्रिया, या तो दूसरे लैंग्वेज में वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का ह्रास या हाइड्रोजन निकले, तो उसको हम कह सकते हैं उपचयन अभिक्रिया, या तो तीसरे लैंग्वेज में पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकले, है ना, अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान पदार्थों से क्या करे, इलेक्ट्रॉन निकले, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया। तो दोस्तों इतनी सिंपल सी डिफिनीशन है, छोटी छोटी 3 तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो आइए इसका हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल है कॉपर को लेते हैं, कॉपर को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा दिए तो ये बना मेटल ऑक्साइड, मतलब कॉपर ऑक्साइड बना लिया। मतलब किसी मेटल का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, धातु ऑक्साइड। तो ये कॉपर है, कॉपर, ये ऑक्सीजन, ये हो गया कॉपर ऑक्साइड। ठीक, तो मतलब हम किसी मेटल को, धातु को अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगी क्या, धातु ऑक्साइड बनाएगी। तो ये धातु हमारा कॉपर है, ये ऑक्सीजन है, तो धातु और ऑक्सीजन मिला तो धातु ऑक्साइड का मतलब कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है पदार्थ से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन जुड़कर ऑक्साइड बनाया, कॉपर ऑक्साइड। अब समझ में आया दोस्तों। जैसे कि और दूसरा देख लेते हैं, जैसे कि सोडियम, एक अकेला एग्जांपल लेते हैं सोडियम का, Na। अब Na का हम अकेले अभिक्रिया कराए, किसी तरह से भी इसको ऊर्जा दे रहे हैं क्या और किसी तरह से, तो ये क्या करता है, इसमें एक प्रवृत्ति होती है, इसकी एक वो होती है कैरेक्टरिस्टिक, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, रिलीज करते हैं।
तो ये अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, निकाला, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो इस पर एक जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने प्लस चार्ज आएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो एक प्लस चार्ज आएगा। क्या होगा? एक प्लस चार्ज आएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकला। तो ये अभिक्रिया हो रही है सोडियम की, और सोडियम में से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? निकल रहा है। तो ये भी क्या होगी? कैसी अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया। ठीक। अब हम अगली अभिक्रिया पढ़ेंगे, इसी का सेकंड पार्ट, अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन उपचयन में पढ़े थे कि ऑक्सीजन जुड़े, हाइड्रोजन निकले, या तो इलेक्ट्रॉन निकले। तो इसी का जस्ट अपोजिट कर देंगे हम इसको अपचयन में। अपचयन में ये देखेंगे कि वहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा था? जुड़ रहा था। यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो? ह्रास। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो या ऑक्सीजन निकले, या तो कहा जाए वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़े, हाइड्रोजन का योग हो, या इस तरह से कहा जाए वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थों में इलेक्ट्रॉन क्या हो? जुड़े। तो वो अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया। तो लिखकर समझा देते हैं दोस्तों। इसकी आइए डिफिनीशन देखते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो या हाइड्रोजन का योग हो, या पदार्थों में इलेक्ट्रॉन जुड़े, तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक। तो इसको भी हम तीन तरह से समझ सकते हैं। उपचयन का जस्ट अपोजिट है, उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था, इसमें ऑक्सीजन निकल रहा हो, या ऑक्सीजन निकले अभिक्रिया में, या तो हाइड्रोजन जुड़े अभिक्रिया में, हाइड्रोजन जुड़े, या तो उस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन आकर जुड़े, तो उसे हम क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया। इसके छोटे छोटे एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल अगर देखें तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर पहला एग्जाम्पल है जैसे कॉपर ऑक्साइड ले लिए, ऊपर वाला एग्जाम्पल कॉपर ऑक्साइड है, इसको हम सॉलिड फॉर्म में ले रहे हैं और हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ रहे हैं, हाइड्रोजन से अभिक्रिया, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। तो मतलब इसमें जो है हाइड्रोजन जुड़ रहा है, देखो हाइड्रोजन प्लस हो रहा है, तो हाइड्रोजन गैस प्लस हो रही है, जुड़ रही है। तो ये बनाएगा क्या? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लिए? जल, H2O। बचा क्या? कॉपर। देखो यहाँ से इस यौगिक में से ऑक्सीजन गायब हो गई ना, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, ऑक्सीजन निकल गई, और यहाँ पे इस ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ? एक दूसरा यौगिक बना जिसमें हाइड्रोजन जुड़ गया। तो इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा, इसमें से ऑक्सीजन निकला, तो कॉपर अलग हो गया, H2O दूसरा यौगिक बना लिया। तो इसमें हाइड्रोजन जुड़ा, ऑक्सीजन निकल भी रहा है, हाइड्रोजन जुड़ भी रहा है। तो ये किस तरह की अभिक्रिया कहलाएगी? अपचयन अभिक्रिया। ध्यान से, बहुत अच्छे समझ में आएगा दोस्तों। अगला जैसे कि सोडियम का हम एग्जांपल लिए थे, सोडियम मेटल धातु में धनात्मक प्रॉपर्टीज होती हैं, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है। तो इनमें +1 चार्ज होता है, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकला है पहले से, +1 है। तो हम इसमें अगर इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे एक इलेक्ट्रॉन, तो गिफ्ट, तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस और ये प्लस और ये माइनस क्या होगा? दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ये सोडियम मेटल हो जाएगा, Na सोडियम। तो ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है सोडियम में, तो ये सोडियम का प्लस और इसका माइनस क्या हो जा रहा है? न्यूट्रलाइज हो जा रहा है, उदासीन। ठीक। तो ये हो गया, 2 एग्जाम्पल दे दिए। अब आगे लास्ट हमारी जो टॉपिक चलने जा रही है वो चलेगी
रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में बताएंगे, और संक्षारण है, विकृत गंधिता है। ये 3 टॉपिक के बाद हमारा ये चैप्टर क्लोज होने वाला है दोस्तों। तो आइए चलते हैं जल्दी से कोर्सेज की ओर। तो दोस्तों आगे हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में हम जल्दी से पढ़ के आगे चलते हैं। कह रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ संपन्न होते हैं, मतलब किसी का ऑक्सीकरण भी हो और किसी का अपचयन भी हो, उसी अभिक्रिया में दोनों साथ साथ हों, तो उन्हें हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हों, तो उसको हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। दूसरी डिफिनीशन की ओर चलते हैं। जैसे जिन अभिक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो, मतलब एक पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़े, तथा दूसरे पदार्थ का अपचयन हो, दूसरे पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़े, तो उसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया का एक सिंपल सा उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों, फिर आगे चलते हैं। जो हम पीछे एग्जाम्पल दे चुके हैं उसी से हम समझते हैं। जैसे कि कॉपर ऑक्साइड है, उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, अभिक्रिया हुई, अभिक्रिया के दौरान कॉपर अलग हुआ ऑक्सीजन से, और यहाँ पे बना क्या? जल। ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों जुड़े और ये बना लिए जल। तो अब इसमें देखो, ये अभिक्रिया में दोनों अभिक्रियाएं हो रही हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों हो रहे हैं। तो मतलब देखा जाए तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा है, आगे यहाँ से ऑक्सीजन अलग हो गया, अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद बना इसमें से ऑक्सीजन निकल गया। ऑक्सीजन जब निकला तो वो, उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीजन जब निकला तो उसको हम कहेंगे कि ऑक्सीजन निकल रहा है, तो इसका अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन। मतलब ऑक्सीजन निकले चाहे हाइड्रोजन जुड़े, ऑक्सीजन निकले या हाइड्रोजन जुड़े, तो उसको हम क्या कहते हैं? अपचयन। तो इसका हो रहा है अपचयन। ठीक। तो ये अपचयन, कॉपर का अपचयन हो रहा है, इसमें से ऑक्सीजन जुड़ा था, अगले अब यहाँ पे ऑक्सीजन निकल गया है, हराश हो गया, तो इसका अपचयन हुआ। अब देखिए, और हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? उपचयन। क्या कहेंगे? उपचयन। तो इसका उपचयन हो रहा है, उसका अपचयन हो रहा है। उपचयन को ऑक्सीकरण कहते हैं, अपचयन को ऑक्सीकरण रिडक्शन कहते हैं। अपचयन जिसमें हाइड्रोजन, जिसमें ऑक्सीजन निकलता है और जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसको हम उपचयन कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन निकलता है उसको अपचयन कहते हैं। तो ये दोनों अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो रही हैं, इसलिए हम इसको किसका नाम देंगे? ये देंगे रेडॉक्स रिएक्शन का नाम। तो आइए दोस्तों, हम चैप्टर के अंत की ओर चल रहे हैं। अब हम अगली 2 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। तो वो टॉपिक हमारी स्क्रीन पे है। जैसे कि पहला है संक्षारण और दूसरा है विकृत गंधिता। तो संक्षारण देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पीछे के एग्ज़ाम में आया था, अभी जो हो गया एग्ज़ाम बोर्ड का उसमें आया था संक्षारण। तो संक्षारण दोस्तों होता क्या है? विकृत गंधिता को हम बाद में डिस्कशन करेंगे, इसके बाद पहले चलते हैं संक्षारण क्या होता है। संक्षारण जब हम ऐसे अपने ओन लैंग्वेज में समझें कि कोई धातु जब ऐसे पड़ी रहती है खुले वातावरण में, तो कुछ दिनों बाद या कुछ समय बाद, मतलब लंबे समय बाद, ये नहीं कि घंटे 2 घंटे, कुछ 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीने भर बाद उसका कलर जो है बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, अलग हो जाता है। क्या हो जाता है? अलग, बिल्कुल अलग सी वो दिखाई पड़ने लगती है, जैसे कि वो पहले थी वैसे नहीं होती। मतलब कुछ दिनों बाद वो अलग सा उसका कलर होता है, उस पर एक परतदार चढ़ जाती है कोई दूसरी कलर की,
तो हम देखते हैं जब वो अलग परत चढ़ जाती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, संक्षारण। क्या कहते हैं, संक्षारण। मतलब कि जैसे कि हम लोहे को ऐसे रख दिए, ओस में, धूप में पानी पड़ रहा है उसी पर, इन्वायरमेंट में जो आर्द्रता है, नमी है और तमाम तरह की गैसें हैं जो अम्लीय क्षारीय भी होती हैं, तो उसकी नमी के साथ मिलकर जब उस लोहे की सतह से टकराती हैं तो उससे रिएक्ट करती हैं। मेटल के साथ ऑक्सीजन में जो घुले मिले हैं वो सब क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिएक्ट करती है तो मेटल ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड की परत जमने लगती है उस पर, जो कि तमाम तरह की भूरे रंग की, लाल रंग की, हर एक मेटल में अलग अलग कलर की ये जमती हैं। जो लोहे में लाल कलर की जम जाती है तो उसको हम फेरस ऑक्साइड कहते हैं। तो जब ये लाल कलर की पहले तो परत जमती है, उसके कलर में डिफरेंस आता है, फिर और दिन ऐसे रखा रहता तो इसके वो परत जो है धीरे धीरे निकलने लगती हैं खराब होकर, तो उसको हम कहते हैं जंग, मूर्छा। तो ये संक्षारण क्या है, एक तरह का मूर्छा लग जाना किसी चीज़ पर। तो आइए चलते हैं हम डिफिनीशन, जो छोटी सी डिफिनीशन हम आपके लिए लाए हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता का मतलब नमी वायुमंडल में आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारित होने को ही क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। तो धीरे धीरे अगर ये संक्षारित होती जाएगी तो एक समय ऐसा आएगा कि पूरी की पूरी धातु क्या होगी, मिट्टी में मिल जाएगी, गायब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी संक्षारित होकर, जिसको हम देखें कि मूर्छे के रूप में वो छोटे छोटे टुकड़े परत दर परत के रूप में जमीन पे बिखर जाएगी। तो जैसे कि उदाहरण हमारा है चांदी के ऊपर काली परत। चांदी के ऊपर कैसी परत जमती है, काली। चांदी अगर रखी रह जाए कुछ दिन तो वो धीरे धीरे उसकी चमक गायब होने लगती है, वो हो जाती है क्या, काली। वह तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना स्टार्ट हो जाती है। ये वातावरण की नमी या आर्द्रता या अम्ल से अभिक्रिया कर ये तांबा जो है हरे कलर का अपने ऊपर एक कोट चढ़ा लेता है, एक ऊपर कोट चढ़ जाती है जिसको हम परत कहते हैं। तो चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। तो ये किसके कारण होता है, आर्द्रता या अम्ल की। जैसे कि संक्षारण का हम उदाहरण देखें तो संक्षारण का अगर हम उदाहरण देखें तो देखो जैसे कि लोहा Fe प्लस O2 ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया, वातावरण में जो नमी मौजूद है H2O उसके कितने अणु हैं उस पर उसको नहीं जानते, मतलब कितने अणुओं के साथ अभिक्रिया कर रही, X अणु मान ले रहे हैं, ये बदलता रहता है। तो ये बनाया Fe2O3 इंटू XH2O। ये क्या है, वातावरण में जो नमी होती है उसके पानी के वाष्प, उसको ये डिनोट कर रहा है, दिखा रहा है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे। तो यहाँ 3/2 2 से, अब देखो 2 से 2 कैंसिल, 3 ऑक्सीजन बचा, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन यहाँ पे, तो ये कितना हो गया, 4 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन और एक ये मिलके 4 ऑक्सीजन, पूरा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। 2 आयरन 2 आयरन, हाइड्रोजन XH2O बराबर है सारे। ये हमारा जो है रिएक्शन जो है बैलेंस भी है और इसी तरह का संक्षारण की अभिक्रिया होती है, इसी तरह के मोर्चा लगते हैं।
तो दोस्तों अगली टॉपिक हमारी विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। विकृत गंधिता जैसे कि हम वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थ, जो खाने के पदार्थ होते हैं जो तेल या वसा में बनाए जाते हैं, तो उनको अगर हम खुला रख देते हैं कुछ समय तक, घंटे 2 घंटे 5 घंटे 1 दिन, तो वो हमारी वातावरण में जो नमी है, आर्द्रता है, उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। तो ऑक्सीजन से क्या होते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं दोस्तों। तो ऑक्सीकृत होने के बाद वो कुछ समय बाद वो उनके अंदर अभिक्रिया जब चलती है तो उनके गंध में और स्वाद में क्या आने लगते हैं, परिवर्तन आ जाते हैं। तो वो उनका जो टेस्ट है धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो वो हो जाते हैं कुछ समय बाद वो खराब हो जाते हैं। तो दोस्तों यही विकृत गंधिता होती है कि कोई खाद्य युक्त पदार्थ अगर हम जो वसा युक्त हो या तेल युक्त हो, तो अगर हम उसको खुले में रख देते हैं तो वो हमारे ऑक्सीजन के साथ, वातावरण में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उसके स्वाद में परिवर्तन आने लगते हैं और वो खराब हो जाते हैं। तो इसी को कहते हैं विकृत गंधिता। जैसे कि हम डिफिनीशन की तरफ चलते हैं कुछ अच्छी सी। तो जब कह रहा है कि जब वसा और तेल तथा उनमें बनाए गए खाद्य पदार्थ वायु की ऑक्सीजन से, हमारे वातावरण में जो ऑक्सीजन है, वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं, है ना। जब ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो उनमें एक विशेष गंध आने लगती है, मतलब अलग तरह की स्मेल, मतलब खराब स्मेल आने लगती है, तथा उनका स्वाद भी खराब हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। तो इसी प्रक्रिया को, जो पूरी प्रक्रिया हुई, उसके अच्छे से स्वाद को जो बिल्कुल डैमेज कर दी, खराब कर दी, अब खाने लायक बचा ही नहीं, मतलब अजीब सी स्मेल आने लगी, तो उसको कहा जाता है विकृत गंधिता। क्या कहा जाता है दोस्तों, विकृत गंधिता। अब हम इसके एग्जाम्पल के बारे में देखेंगे। एग्जाम्पल है हमारा, जैसे कि कहा जाए विकृत गंधिता का अगर एग्जाम्पल कहा जाए तो जैसे कि अचार बनाते हैं दोस्तों हम लोग घर में, अचार, पिकल, अचार वो चाहे जिसका हो, आम तौर पे आम ही का होता है और बहुत सारी चीज़ों का अचार होता है। तो अचार तो हर कोई जानता है दोस्तों। तो अचार जब बनाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, अगर हम उसको, वो तेल में बनाया जाता है, ज़्यादा मात्रा उसमें तेल ही की होती, तो तेल युक्त जब पदार्थ वो होता है, उसको अगर हम खुला छोड़ देते हैं कुछ दिनों के लिए, तो उसमें एक फंगस टाइप में या भूरी टाइप में लगने लगती है, जिसको कहते हैं सुराई, है ना। तो वो बाहर की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वो क्या होने लगता है, खराब होने लगता है। उसके महक में परिवर्तन आ जाते हैं, अजीब सी स्मेल आती है खराब तरह की। तो वो धीरे धीरे अचार क्या होने लगता है, खराब होने लगता है। अगर हम उसको अच्छे से केयर ना कर पाए तो वो दिन ब दिन फिर एकदम से खराब हो जाएगा, खाने लायक नहीं बचेगा। तो जैसे कि अचार हो गया, मुरब्बा हो गया, मुरब्बा, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको हम खुले में नहीं छोड़ सकते, खुले वायु में या खुला नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल इसको हम पैक करके रख सकते हैं, जितना यूज़ करते हैं उतना निकालते हैं, बाकी सब पैक करके रखते हैं। नहीं तो ये खुले ऑक्सीजन में अभिक्रिया करके इनके गंध में परिवर्तन और ये खराब हो जाते हैं। ठीक दोस्तों, ये हमारी लास्ट टॉपिक थी, जो कि हमारा चैप्टर अब ख़त्म हो गया। अब जो भी टॉपिक बची होगी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, या जो ना समझ में आया हो उसको हम फिर समझा सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू।